So, friends, further technique for adjusting risk and uncertainty. Simulation. Don't worry, सिमुलेशन जो करना होता है उसका एक प्रोसेस होता है, वो आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछ सकता और नहीं पूछेगा। लेकिन सिमुलेशन से इंटरप्रिटेशन यानी जो आउटपुट निकलेगा उस पर आपको इंटरप्रिटेशन मांग सकता है। अब आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी और यहां लिखा हुआ है एनपीवी। बच्चों ये जो है ना, एक ये बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या नाम दिया मैंने? बेल शेप्ड। जब आप एएफएम पढ़ोगे, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसको डिटेल स्टडी आएगी। इसके नाम सुनना अब आप, बेल शेप। देखो बेल की तरह दिखता है ना, घंटी नुमा, इसको बेल शेप्ड भी कहते हैं। मैं इसके नाम बताता हूं क्या क्या कहते हैं इसको। बेल शेप्ड। दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा नाम क्या है? सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा नाम क्या है? जेड जेड डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा नाम क्या है? गॉजन। गॉजन ये नाम है उस पर्सन का जिसने ये डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप किया था। तो इसको आप अलग अलग नाम से जानेंगे। स्टैटिस्टिक्स में, इन स्टैटिस्टिक्स it is most commonly used probability distribution। स्टैटिस्टिक्स में जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो यही डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको बता देते हैं। अब सिमिट्री का मतलब क्या होता है वो भी आप समझना। वेजेस 10, 12, 15, 20, वो यूं बोलते हैं, चलो यूं बोलते हैं 0 to 10, 10 to 20। आपको समझ में आएगा क्या है ये 0 to 10। ये एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 20 to 30, 30 to 40, ये तो स्टैट्स में पढ़ा था आपने। एक्सक्लूसिव सीरीज 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। सपोज हमने हमारी फैक्ट्री में अपने वर्कर्स की वेजेस का क्लासिफिकेशन किया।
in $1,000. अब जरा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वर्कर्स 15, 25, 35, 45, 35, 25, 15, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। यानी दोनों एंड्स पर सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, फिर वो ग्रेजुअली बढ़ेगी दोनों एंड से। देखो 15, 15, 25, 25, 35, 35, और मिड में सबसे हाईएस्ट होगी। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे नंबर ऑफ वर्कर कैसे आएगा? सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर कैसे आएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे आएगा? कैसे आएगा? अरे भाई, हमने हमारी जितनी भी फैक्ट्री में वर्कर थे उनकी वेजेस का क्लासिफिकेशन लिया। टोटल 195 वर्कर फैक्ट्री में थे। हमने कहा 0 से 10 तक, 0 से 10,000 के बीच की वेजेस जिन वर्कर को मिलती है, ऐसे 15 वर्कर हैं। जिनको 10,000 से 20,000 की वेजेस मिलती है, ऐसे 25 वर्कर हैं। जिनको 20,000 से 30,000 मिलती है, ऐसे 35 वर्कर हैं। तो सर ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कहलाएगा। सर आपने ये एस्टिमेट किया है? नहीं, ये एक्चुअल लिया है मैंने। मतलब जब मैंने मेरी वर्कर की वेजेस मिनिमम 0 से लेकर मैक्सिमम 70,000 तक की वेजेस के वर्कर हैं। किसी को $1,000 मिलती है, किसी को 2,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 35, किसी को 40, 45, 50, 60, मैक्सिमम 70,000। पहली बात समझ में आ गई? यानी फैक्ट्री में वर्कर्स की वेजेस की जो रेंज है वो है 0 से 70,000। उसको मैंने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा तो मेरे 195 टोटल वर्कर थे फैक्ट्री में। उनमें से 15 वर्कर को वेजेस जो मिल रही थी वो 0 से 10,000 के बीच में मिल रही थी। किसी को 1,000, किसी को 1,200, किसी को 2,000, किसी को 9,000, ऐसे ऐसे 15 वर्कर थे। क्या ये बात समझ में आई आपको भी जो मैंने एग्जांपल लिया? आपको सिर्फ सिमिट्री का मतलब समझना है। सिमिट्री का मतलब क्या होता है? दोनों एंड्स पर, ये लोअर एंड और ये अपर एंड, फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट होती है, फिर इक्वल रेट से बढ़ती है। इन सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट डायग्राम दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए डायग्राम क्या चीज कह रहा है। इन सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी एट extreme ends is minimum and gradually increases, gradually the same rate से, increases and reaches at maximum at mid point, which is the mean, जो कि मीन होता है। आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल के देख लो। मीन मालूम है कितना आएगा इसका? 35। बिना किसी कैलकुलेशन के समझा दिया। इफ यू compute the mean of the above distribution, it will be 35.
और वो कैसे निकालते हैं बताता हूं। ये तो एफ हो गया, इसकी मिड पॉइंट निकालोगे, वो एक्स कहलाएगा। मिड वैल्यू जिसको आप एक्स बोलोगे, नंबर ऑफ वर्कर्स को आप लोगे, एफ एक्स करोगे। अच्छा, मिड वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, ये एक्स हो गया। एफ एक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर इंटू 5। आपने स्टैट्स इतनी तो पढ़ी है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बन गया आपका सम ऑफ एफ, ये बन जाएगा सम ऑफ एफ एक्स। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, यानी 6825 डिवाइडेड बाय 195। सिक्स एट टू फाइव डिवाइडेड बाय 195, ये देखो आ गया 35। या फिर एक और तरीका था, बड़ा आसान होता है, और 0 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2। अरे यार, ये बड़ा जोरदार तरीका है। कैसे? सबसे लीस्ट क्या है? 0, सबसे मैक्सिमम क्या है? 70। 0 और 70 को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे फ्रीक्वेंसी वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, यही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले क्लास इंटरवल की सबसे लीस्ट वैल्यू सबसे अपर इंटरवल की सबसे हाईएस्ट वाले की सबसे की हाईएस्ट वैल्यू। तो लोअर क्लास लिमिट, लोअर इंटरवल, अपर क्लास लिमिट ऑफ अपर इंटरवल, 0 और 70, इन दोनों का एवरेज 35। तब जाके डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कहलाता है, बेल शेप्ड कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, उसका नाम गॉजन भी है, और उसको सिमेट्रिकल भी कहते हैं, और जेड के नाम से भी जानता है। अब एक बात बताते हैं, जो 35 है ना, इसको हम बकायदा टेबुलेट करते हैं और इसको 0 बना देते हैं। अब आप बोलोगे सर 0 कैसे बनता है? ये हम हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन x है, x भाई 0 to 10, इसकी मिड वैल्यू x, राइट। हम कहते हैं इसको z की वैल्यू पे कन्वर्ट करो, तो z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला होता है z की टेबल बनाने का, यानी इसे z की वैल्यू आती है और उस वैल्यू की एक टेबल आपको गिवन होती है z की। तो अब आप देखो, जब मैं 35 में से 35 माइनस करूंगा मीन वैल्यू, तो वो 0 हो जाएगी, यानी x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 35 में से 35 तो 0, यानी मीन हो जाता है 0। अब आप बोलोगे सर कैसे? ये देखो, मैं आपको, ये जो एक्सपेक्टेड एनपीवी है, इसको 0 बोल देंगे जबकि इसकी कोई वैल्यू होगी। बोलोगे क्यों निकाल रहे हैं? उसकी पीछे रीजन देखिए। जेड टेबल, ये काम नहीं आएगी, सिर्फ समझा रहा हूं। जेड टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ये पढ़ो जरा, जेड स्कोर अगर 0 से कम है तो इसका मतलब वैल्यू मीन से कम आएगी, जेड स्कोर अगर 0 से ज्यादा है तो मीन से ज्यादा आएगी, जेड अगर एग्जैक्टली 0 है तो वो मीन है। हाँ या ना, बस इतनी सी बात समझ लो। एक मिनट, मैं जेड टेबल निकाल के देता हूं, इसमें दिखी नहीं, ये रही। ये जेड टेबल होती है, आप भी ढूंढ सकते हो। इसे समझाने के लिए कि x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करना होता है हमको एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है। ये आपका एएफएम में आएगा, ये आपका एसएचपीएम में भी आता है। अरे कहीं और से निकालते हैं, ये देखो, ये बड़ी क्यों नहीं हो रही, व्यू इमेज, बड़ी नहीं हो पा रही, एक मिनट, इसको कैसे बड़ी करें। ये देखो, ये आगे जेड की टेबल, अगर आपको विजुअल हो पा रहा है तो। हर कुछ ही खुल जाता है यार। हम्म, बच्चों आप खुद से देख लेना, यहां पर वैल्यूज गिवन होती है, मतलब जेड की वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है। देखो अब आप जेड निकाल लो, और फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहां वेरिएबल वैल्यू आ जाती है। बस इतना सा समझ लो, बस बहुत है, यही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं खुल रही है, कोई बात नहीं, हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो, ये लोअर एंड हो गए, यहाँ वैल्यू मिनिमम है, ये मैक्सिमम मिनिमम है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही है और मिड पॉइंट पे हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है, और अब समझ लो, ये पूरा एरिया 1 होता है, ये जो है इसके नीचे 50% एरिया होता है, इसके ऊपर 50% एरिया होता है। जेड की वैल्यू इसके नीचे नेगेटिव जाती है, जेड की वैल्यू इसके ऊपर पॉजिटिव जाती है। हाँ इतना बता दूं, ये 50% प्रोबेबिलिटी है इस डॉटेड लाइन के आगे, और ये 50% है। ये लेफ्ट टेल कहलाती है, ये राइट टेल कहलाती है। और एक बात बता दें, ये 0 है, यहां से जब अपन यहां जाते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम यहां तक पहुंचते पहुंचते वैल्यू, जेड की वैल्यू 3 तक पहुंचती है, 3, और यहां भी 3 तक, यहां -3 पहुंचती है, यहां +3 पहुंचती है। ठीक, और -3 पे आके यहां पर एरिया जो है 0.499999, इधर +0.4999, लॉजिक समझो, टोटल 1, बट एग्जैक्ट 1 नहीं होता, 99.99999 चलेगा। तो ये 50% एरिया, ये 50% एरिया, बस इतना सा समझ लो, बहुत है। अब अपन सीधा सिमुलेशन की एक्सरसाइज में 4 स्टेजेस होती हैं। ये थ्योरी आ रही है इसके अंदर,
सेंसिटिविटी एनालिसिस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वन वेरिएबल एट अ टाइम। भाई वेरिएबल तो हमने पढ़े थे 5 6 7 कितने भी हो सकते, तो सेंसिटिविटी में तो अपन एक समय पर एक ही वेरिएबल का चेंज देखते थे। सिमुलेशन के अंदर आप एक साथ एक ही समय पर एक से ज्यादा वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका इंपैक्ट देते हैं। ठीक, उससे फिर आप अपने आउटकम जो उस पूरे प्रोजेक्ट के आउटकम को कंप्यूट कर पाएंगे। ये आपके कोर्स में नहीं पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। अब 4 स्टेज क्या होती है वो समझ लो। सबसे पहले जितने भी आपके वेरिएबल हैं, मार्केट डिटेल, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना, जिसके अंदर आपकी वेरिएबल, जिसमें आप ये मान लो वेरिएबल कॉस्ट और ये सब कुछ ले लो। कई बार मशीन आर भी होंगे कि मशीन इतने घंटे ज्यादा नहीं चल पाएगी, लेबर आर होंगे, यानी जितने भी वेरिएबल हैं वो सब ले लीजिए आप। अगला, उन वेरिएबल के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल लो। जैसे सेल रेवेन्यू, सबसे पहले तो आप देखो आपका मार्केट का साइज कितना है, उसमें आपका शेयर कितना है, सेलिंग प्राइस कितनी है। बिल्कुल सही, मार्केट का साइज टोटल 10,000 यूनिट बिकते हैं पूरे आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसमें आपका शेयर सिर्फ 20% ही है, बाकी 8,000 कोई और बेचता है। तो आप 10,000 यूनिट इंटू 20% और सेलिंग प्राइस जो भी आपकी है वो लगा लीजिए, सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दीजिए, टैक्सेशन लेस कर दीजिए, तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा। फिर अब आप तीसरे पॉइंट में अपने उस एनवायरनमेंट को सिमुलेट करिए, यानी हर वेरिएबल को आपको सेलेक्ट करना होता है जिस पैरामीटर में, पैरामीटर मतलब आयाम, लिमिट्स, तो हर वेरिएबल को आप सेलेक्ट करके उसका एनपीवी निकाल लो। एक बार मार्केट साइज को लेके, एक बार मार्केट शेयर को लेके, एक बार सेलिंग प्राइस को लेके, एक बार वेरिएबल कॉस्ट को लेके, एक बार फिक्स कॉस्ट को लेके, एक बार टैक्सेशन को लेके, सब चेंज होंगे ना भाई, इनमें चेंज हो सकता है अलग अलग वेरिएबल, प्रोजेक्ट की लाइफ को लेके, डिस्काउंट रेट को लेके, सबके। तो बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज इसलिए से कभी नहीं पूछता, बस थ्योरी याद रखना है। रिपीट द प्रोसेस मैनी टाइम टू क्रिएट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न, और फाइनली जो रिजल्ट होता है सिमुलेशन एक्सरसाइज का, वो आपका विल बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीवीज। तो अब आप इंस्टेड ऑफ चूजिंग बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिसीजन मेकर कैन नाउ टेक द डिस्पर्जन ऑफ आउटकम एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी आप अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पर बेस ना करके, आपने देखा ना z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपॉन एच डी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन लगते ही वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रिस्क फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिस्क का फैक्टर। एच डी मतलब रिस्क, आपने उसको भी कंसीडर कर लिया। बस इतना सा याद रखना, दैट्स ऑल। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, सारे पॉसिबल आउटकम को ले लेता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल टेक्निक है, आपको भी टफ लग रही होगी, एएफएम में आसान लगेगी। वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल में भी, कंपोनेंट के रिप्लेसमेंट में भी, सब जगह लगती है। ड्रॉबैक, कॉम्प्लेक्स हो जाता है मॉडल, टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में ज्यादा लगती है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, लेकिन सीखने के बाद आसान होता है। तो दोनों ड्रॉबैक अल्टीमेटली ओवरकम हो जाती है। एडजस्टेड पेबैक, सो हमने पेबैक पढ़ा था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, बिल्कुल। वन वे ऑफ डीलिंग विथ रिस्क इज टू शॉर्टन द पेबैक। हमने कहा था भाई रिस्क अगर आपको कम करनी है तो आप अपना पेबैक पीरियड शॉर्ट कर दो। One way of dealing is shorten the payback period. This places more emphasis on the earlier cash flows.
भाई जितना जल्दी कैश फ्लो आ जाएगा उतना जल्दी पेबैक आ जाएगा, और पीरियड आपका पेबैक पीरियड शॉर्ट होगा तो प्रोजेक्ट लेस रिस्की होगा। हाँ, लेकिन पेबैक पीरियड की डिसएडवांटेज है। तो पेबैक पीरियड की जो डिसएडवांटेज है, इसी को ओवरकम करने के लिए एडजस्टेड पेबैक रिकमेंड हुआ। रिस्क को एडजस्ट करने के लिए क्या है वो भी बता देते हैं, पढ़ा दिया मैंने आपको। डिस्काउंटेड पेबैक, कुछ याद आया आप लोगों को? डिस्काउंटेड पेबैक जिसमें अपन क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर लेते हैं। खत्म। यानी पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक हो गया क्लियर। और याद नहीं आ रहा है तो लो मैं याद दिला देता हूं। ये देखो, ये पेबैक पीरियड थे, कैश फ्लो और ये सब। 20,000 का आउटफ्लो हुआ, 5 5 5 5 5। अब इसमें अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करा। 20 में से 5 आ गए, बच गए 15, 15 में से 5 और आ गए, बच गए 10, 5 और आ गए, बच गए 5, 5 और आ गए 0। 4 ईयर का पेबैक पीरियड याद आ गया। तो जितना जल्दी कैश फ्लो आ जाए, ये मैंने समझाया था। 20,000 अगर मान लो मेरा कैश फ्लो पहले 7 7 आ रहा है, तो 7 पहले साल आ गया, 7 दूसरा साल आ गया, 6 तीसरा, 3 साल में पेबैक आ गया। यानी इस प्रोजेक्ट में कम रिस्क है, इस प्रोजेक्ट में ज्यादा रिस्क है, और इसमें और ज्यादा रिस्क है जिसमें पहले कम होते हैं और बाद में ज्यादा होते हैं। मैंने आपको समझाया था, देखो यहाँ पर भी 7 साल का प्रोजेक्ट है और टोटल 5-5 हजार, 7 साल में 35,000 आ रहे हैं। यहाँ भी आप तो 35 ही रहे, लेकिन पहले ज्यादा फिर कम। यहाँ पर पहले कम और फिर ज्यादा। टोटल 3 एग्जाम्पल लिए थे मैंने। ठीक, अब देख लो, आ रहा 35,000 ही था कैसे भी करके। तो दोस्तों, अब मैंने ये कहा, इसको ओवरकम करने के लिए रिस्क फैक्टर को, ये देखो, अगर ये मेरे कैश फ्लोज हैं, तो मैंने पूरा वो समझा दिया। ये तो पीवी एनपीवी पढ़ाया था। ये रहा डिस्काउंटेड पेबैक। ये देखो, 20,000, 7,000, 7,000, 6,000। अब आप वही 35,000 रहे थे इसके अंदर। ये तो कुछ और फिगर था, ये अभी बताता हूँ क्या फिगर था। ये 3,500। ये देखो, अब आप जहां अगर मैं पेबैक पीरियड लेता तो 7 7 6, 3 साल में पेबैक आ गया। बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर मैं लूंगा तो उसमें रिस्क भी आ गई। तो दोस्तों, मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके पीवी निकाल लिए, और अब इनकी जगह इनको लूंगा। तो अब आप देखो, इनको जब मैंने लिया तो मेरा 20,000 जीरो ईयर में गया, फिर ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। कुल मिला के मेरा 20,000 5वें साल में आ रहा है, लेकिन चौथे साल के बाद, लेकिन 5वें साल से पहले। यानी मुझे 5वें साल में 611 और चाहिए। याद आ गया आप लोगों को? 5वें साल में 611 और चाहिए, जबकि 5वें साल में मेरे पास 2484 आ रहा है। ये देखो, ईयर 4 प्लस 611 अपॉन 2484, 4.25 ईयर। ये मेरा एडजस्टेड पेबैक हो गया, डिस्काउंटेड पेबैक। काम खत्म।
इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू रिफ्लेक्ट रिस्क बाय यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बोले काम करो, आप पेबैक पीरियड निकालते वक्त सिर्फ कैश फ्लो लेते हो, अगर आप रिस्क को एडजस्ट करना चाहते हो तो आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। In the calculation of a discounted payback period, the cash flows are for discounted using an appropriate discount rate that reflect the risk profile of the project. फिर वही cumulative discounted cash flow can then be calculated in the same manner as the cumulative cash flow for the standard payback. जो अपन ने normal payback निकालता है वैसे ही निकालेंगे। डिस्काउंटेड पेबैक मेथड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल वही है जो ट्रेडिशनल की थी, बस एक एडवांटेज है कि ये रिस्क को ले लेता है और इसकी वो शॉर्टकमिंग पूरी हो जाती है। except that the shortcoming of failing to accept for the time value of money has been overcome, वो ड्रॉबैक ओवरकम हो जाती है। ग्रंथी बात समझ में आई बेटा? अब आप क्या करते हो, आपने डिस्काउंट रेट में रिस्क का एडजस्टमेंट कर देते हो। भाई अभी तक हमने जो डिस्काउंट रेट ली, the discount rate we have assumed so far is the rate that reflect either, बोले क्या चीज बोली अपन इसको, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड। भाई अरे भाई लोन लाने की जो रेट है उसको अपन ने डिस्काउंट रेट बोल दिया, या शेयर होल्डर जो रिक्वायर्ड कर रहा है अंडरलाइंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दोस्तों ऊपर वाले को बोलते हैं केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अंडरलाइंग रिक्वायर्ड रेट रिटर्न ऑफ द बिजनेस रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर, इसको बोलते हैं केई। और मिक्स ऑफ बोथ मतलब केडी और केई दोनों ओवरऑल, जिसको केओ बोलते हैं, जिसमें थोड़ी डेब्ट थोड़ी इक्विटी। ये भी मैंने बताया था आपको। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड को हम के डी साइन से डिनोट करेंगे, के लोअर सबस्क्रिप्ट में डी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम के डी से डिनोट करेंगे, डी लोअर सबस्क्रिप्ट में आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओनर शेयर होल्डर, उसको हम डिनोट करेंगे के ई, लोअर सबस्क्रिप्ट में के ई आएगा। कॉस्ट ऑफ, जिसको अपन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अच्छा काम पढ़ने में आएगा, के डी एंड के ई बोथ, जिसे हम के ओ साइन से डिनोट करेंगे। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब थोड़ी डेब्ट है थोड़ी इक्विटी है। ये पूरा चैप्टर 17 पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं हम, इफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट इज परसीव टू बी मोर रिस्की, यानी अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से या इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिस्क है, किससे, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से। यानी आपने अभी मान लो जहां पैसे लगा रखे हैं वहां पे रिस्क 5% है, और अब जहां लगाने जा रहे हो वहां रिस्क 8% है, तो आपको अपनी डिस्काउंट रेट, यानी जो जिसको अपन आर आज तक बोलते हुए आए हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो कोई एक बच्चा ये पैरा पढ़ के दे मेरे को, दिस इज अ की कंसेप्ट, पढ़िए ग्रंथी, आप ही पढ़ दो। The discount rate we have assumed so far is the rate that reflects either the cost of borrowing funds in the form of a loan rate or the underlying required return of the business, that is the return required by the shareholders, or a mix of both. If मतलब an ये तो बात समझ आ individual गई। अब तक अपन ने जो आर वर्ड यूज करा था वो या तो केडी था या केई था या केओ था, जो भी था, जो भी था, तीनों में से कोई एक ही था।
लेकिन आगे पढ़ो, यस प्लीज, इफ एन, ग्रंथि आगे पढ़ो। अन्वेषा आप पढ़ दो। If an individual investment or project is perceived to be more risky than existing investment, the increasing risks could be used as a reason to adjust the discount rate. तो ये बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा है? आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हो या आप जहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, अगर वो ज्यादा रिस्की है आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से, तो आपको अपनी डिस्काउंट रेट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। पढ़ो नेक्स्ट पैरा। This is the key concept in investment appraisal. Applying the existing discount rate or cost of capital to an investment assumes that the existing business and gearing risk of the company will बच्चों अब remain ये वर्ड unchanged. गियरिंग रिस्क, एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड गियरिंग रिस्क। अब आप बोलोगे ये बिजनेस रिस्क क्या होती है, ये भी पढ़ाऊंगा आगे जाके डिटेल में, और गियरिंग रिस्क क्या होती है। ऑपरेटिंग रिस्क कैसे, दैट इज सेल्स यूनिट ऊपर नीचे होना, वेरिएबल सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक्सेट्रा। ये अगर ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं, यानी इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस के कारण जो रिस्क आती है वो। हर बिजनेस में रिस्क होती है ना, बच्चे कम आए कॉलेज के अंदर तो फीस कम आ जाएगी, राइट। टीचर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं तो फिक्स को वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। किसी एक पर्टिकुलर कोर्स का ट्रेंड आ गया तो वहां ट्रेंड चला गया तो फीसें कम हो जाएंगी। ये बिजनेस की, हर बिजनेस में एक रिस्क होती है। गियरिंग रिस्क क्या होती है, एग्जिस्ट ड्यू टू डेब्ट कंपोनेंट इन इन्वेस्टमेंट। यानी आपने अगर पैसा बाजार से ब्याज पे लेके लगाया है तो आपकी गियरिंग रिस्क पैदा हो जाती है। अब और सुन लो, व्हेन द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी ओनली, तो वो कहलाता है नॉन गियर्ड और अनलीवर्ड, एक ही बात है। यानी जिसमें डेब्ट नहीं है, दैट इज नो डेब्ट, घर का पैसा लगा हुआ है। व्हेन द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी एंड डेब्ट बोथ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हम हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ डेब्ट से फाइनेंस कर लें? ऐसा नहीं, इक्विटी तो होगी होगी, भले थोड़ी होगी बट होगी जरूर। गियर्ड और लीवर्ड फर्म, ऊपर वाली थी नॉन गियर्ड या अनलीवर्ड फर्म। गियर्ड और लीवर्ड फर्म, दैट इज debt is taken, कोई भी कंपनी जीरो इक्विटी नहीं हो सकती, यानी इक्विटी कुछ ना कुछ तो होगी ओनर की, बिना उसके कंपनी फॉर्म ही नहीं हो सकती। तो ये वर्ड भी आपको समझ में आ गए।
This is a key concept in investment appraisal. Applying the existing discount rate or cost of capital. अपन ने बोला था इसको अपन अलग अलग नाम से जानेंगे, discount rate, cost of capital, right? To an investment, assume that existing business and gearing risk of the company will remain unchanged. हम ये मान के चलते हैं अगर existing discount rate लगाएंगे. If the project is significant, लेकिन जो प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं वो significant है साइज में और उसमें कोई एडिशनल रिस्क है तो वो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क हो जाती है. और उस केस में हमको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट को यूज करना होगा. The application of an increased discount rate is often successful in eliminating marginal project. यानी जो नए इन्वेस्टमेंट हम करने जाते हैं जिसमें ज्यादा रिस्क होती है वहां पर अपन डिस्काउंट रेट में अगर वो रिस्क फैक्टर को भी ले लें, यानी मान लो मेरी वैसे 12% है लेकिन इस प्रोजेक्ट के आने के 15% हो रही है तो मैं अब डिस्काउंट रेट मेरी 15 लूंगा. तो वो जो 3% है वो रिस्क प्रीमियम है उस प्रोजेक्ट का. और इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, यहां नहीं पढ़ना है. डोंट वरी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको. और इसके बाद मैं वही चैप्टर लेने वाला हूं. कंजर्वेटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. तो आपको क्या करना चाहिए, आपके वेरिएबल हैं, आप पेसिमिस्ट यानी आप मान के चलना कि आपकी सेल प्राइस कम से कम आपको मिलेगी, आपका सेल कम से कम होगा, कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा से ज्यादा होगी, टैक्स रेट ज्यादा से ज्यादा लगेगी, राइट? तो उससे आपका मिनिमम पोटेंशियल एनपीवी निकलेगा हमेशा. तो हम हमारे सारे वेरिएबल का कंजर्वेटिव लेते हैं, यानी कॉस्ट ज्यादा में ज्यादा और रेवेन्यू कम में कम. मतलब सबसे कॉस्ट में मैक्सिमम कॉस्ट मान लो कि इससे ज्यादा नहीं होगी तो वो ले लेना है. सेल यूनिट इससे कम नहीं जाएंगे तो सबसे लोवेस्ट वाले ले लेना. सेल प्राइस इससे कम नहीं जाएगा तो लोवेस्ट वाला ले लेना. आई होप समझ गए. गॉट इट? चलिए बच्चों, ये इलिस्ट्रेशन 1 देखिए, डिस्काउंटेड पेबैक. T0, T1, T2, T3, T4 ईयर 20, 8, 12, 4, 2, 8, 12, 4, 2 और 8%. Illustration 1. Year 0, 1, 2, 3, 4. 0 ईयर में -20,000. कैश इनफ्लो, इनफ्लो नहीं, फ्लो. माइनस है तो आउटफ्लो, पॉजिटिव है तो इनफ्लो. 8, 12, 4, 2, 8, 12. अच्छा एक बात बताऊं, अगर पेबैक मेथड होता तो 2 ईयर का पेबैक. अरे 8 और 12 हो गए, 20 आ गए. 8, 12, 4, 2. अब आपका फैक्टर रेट है 8%. 1 डिवाइड बाय 1.08 पावर. अब आप पीवी ऑफ कैश फ्लोज कर लीजिए. ये एडजस्टेड पेबैक यानी डिस्काउंटेड पेबैक निकल रहा है. बेटर है इनको आप 3 डेसिमल तक अप्रोक्स कर लीजिए और बेटर है इसको नियरेस्ट डॉलर तक अप्रोक्स कर लीजिए. अब आप निकालिए क्यूमुलेटिव
पीवी ऑफ कैश फ्लोज। ये 20,000 गए, लेकिन ये आ गए। इतने आने के बाद इतना और चाहिए, इसमें से इतना और आ गया। अरे अब सिर्फ 2,305 चाहिए थर्ड ईयर में, यानी पेबैक सेकेंड ईयर के बाद, लेकिन थर्ड ईयर में। तो अब आप आगे भले कुछ मत करो, अब सीधा आप क्या करो, 2 ईयर डिस्काउंटेड पेबैक या एडजस्टेड पेबैक। तो 2 इयर्स में आपको पैसे कितने मिल गए, ये मिल गए। कितने मिल गए, 17,695। पहले साल में 7,407 और सेकेंड ईयर में 10,288। अब थर्ड ईयर में आपको बचे हुए चाहिए, और 20,000 में से जब ये दोनों आ गए तो थर्ड ईयर में इतने और चाहिए, 2,305। तो आप बोलोगे 2,305 के लिए पूरा साल नहीं चाहिए, क्योंकि 230 थर्ड ईयर में आ रहा है मेरा 3,175। तो एक साल में अगर 3,175 आता है तो 2,305 में कितना टाइम लगेगा, तो 2 + 2,305 डिवाइडेड बाय 3,175, 2.73 ईयर लगभग। ये मेरा डिस्काउंटेड पेबैक। टिल सेकेंड ईयर कैश, लिखवाता हूं से याद रहेगा, कैश इनफ्लो अचीव्ड, पीवी इज ऑफ कैश इनफ्लो is 17,695. In third year, we have to recover 2,305 further to get initial investment recovered। ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरे साल तक पीवीज ऑफ कैश इनफ्लो हमारा 17,695 हो चुका था। थर्ड ईयर में हमको सिर्फ और सिर्फ 2,305 और रिकवर करना बाकी रह गया था। इन ईयर 3 पीवी ऑफ कैश फ्लो is 3,175. So we need 0.73 year further to recover 2,305। ये मैंने इवन का assumption मान लिया। कैसे, वही कि एक साल में अगर 3,175 आते हैं तो, या यूं बोल दो 3,175 आने में एक साल लगता है, तो 2,305 आने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 3,175 इंटू 2,305, दैट इज, इसलिए फॉर्मूला भी समझ में आ गया, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3,175 into 2,305, or you can say 2,305 divided by 3,175। बात समझ में आ गई क्यों करते अपन ऐसा? फॉर्मूला समझ में आ गया ना? चलिए, पहले भी पढ़ा रखा था बट दोबारा बता दिया।
जरा TYU6 देखिए अब आप। A company is currently evaluating a project that require investment of 12,000 now, मजा आ गया, and 4,800 at the end of year 1। भाई साहब पैसा एक साथ नहीं लग रहा था, 12,000 तो 0 ईयर में लग रहा था और 4,800 फर्स्ट ईयर के एंड में लग रहा था, और जो कैश इनफ्लो है 16,800 आएगा ईयर 2 में। भाई ईयर 1 तक तो पैसा ही लग रहा है ना, और 14,400 आएगा ईयर 3 में, बात खत्म। कोई बात नहीं, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है और एनपीवी भी निकालना है, बिल्कुल बढ़िया सी बात है। TYU6 0 1 2 3 कैश फ्लो जीरो ईयर में आपका कैश इनफ्लो है 12,000 नेगेटिव, फर्स्ट ईयर में और जा रहा है 4,800 नेगेटिव, थर्ड ईयर में 16,800 आ रहा है। अगर ये पेबैक मेथड होता तो 2 ईयर इसका आंसर होता। कारण समझ गए, 12,000 गए, 4,800 गए और सेकेंड ईयर में 16,800 आ गए, तो 2 साल में पैसा वापस। अरे लगा 2 बार में बट आ गया एक ही बार में, तो सेकेंड ईयर पेबैक हो गया 2 ईयर। अरे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालोगे तो 0 आ जाएगा ना ये आपका, बट अभी अपने को वो नहीं निकालना है। और 14,400 now PV at the rate 15%, 1 divided by 1.15 power 0, राइट। ये हो गया पीवी ऑफ कैश फ्लोज। अब आंसर देखना, मजा आएगा। क्यूमुलेटिव पीवी of cash flows, this plus this तो नेगेटिव ही है, this plus this अभी भी नेगेटिव है, this plus this ओके। तो एनपीवी तो आ गया आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। एनपीवी 2 तरह से आता है, 5998। एनपीवी ऐसे भी आता है, सारे पीवी ऑफ कैश फ्लो का सम कर दो और ऑब्वियसली ये वाला फिगर और ये वाला फिगर मैच होंगे। अरे कंट्रोल से, ठीक है, लेकिन discounted payback is equals to 2 year प्लस मुझे 3,471 थर्ड ईयर में और चाहिए, 3,471, और थर्ड ईयर में मेरे पास आ रहा है पूरा 9,468। खत्म बात। तो 2 प्लस
3471 divided by 9468, 2.37 year. तो 2.37 ईयर और लगभग 6000 है ना। 5998 को 6000 बोल सकते हैं। कौन सा आंसर दिख रहा है? डी ऑप्शन, 2.36 ईयर और 6000 लगभग। चलो 10-11 तक क्वेश्चन है, सभी कर लेते हैं। TYU7, Petra is contemplating purchasing a machine for $275,000, which, let me check how many students are still there. Only 5. It's very bad, yaar. Granti, Anvesha, Samiksha, Divyansh, and Vikas. So Petra is contemplating purchasing a machine for 275,000, which she will use to produce 50,000 unit of a product per year for 5 years. यानी 50,000 यूनिट हर साल बनेंगे 5 साल तक, और एक मशीन है 275 की। दिस प्रोडक्ट विल बी सोल्ड फॉर $10 ईच, $10 में बेचेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट 6 है। फिक्स कॉस्ट 70,000 पर ईयर है प्रोडक्शन के, और 25,000 पर ईयर है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी 95,000 की फिक्स कॉस्ट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। By how many unit must the estimate of production and sale volume fall for the project to be regarded as not worthwhile? यानी आपको सिमुलेट करना है। राइट, अब आपको मैं याद दिलाता हूं। सिमुलेट क्या, सॉरी, सेंसिटिविटी निकालनी है आपको। हाँ जी, TYU7, अब आपको याद दिला देते हैं क्वेश्चन। T0 में, यानी ईयर 0 में, ईयर 0, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 275, मैं आपको सीधा सेंसिटिविटी का ये वाला टेबल बना देता हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसमें यूनिट्स की बात करी है उसने।
ये आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। $250,000 जो ईयर 1 में हो जाएगा। उसके बाद 5 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, हर साल 50,000 यूनिट जाएंगे। सेलिंग प्राइस 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 7, 7 है 6 है 6 है। अब रेवेन्यू ये आएगा, वेरिएबल कॉस्ट ये लगेगी, ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल, और कंट्रीब्यूशन ये आएगा, फिक्स कॉस्ट दोनों को एक साथ लिख दो। फिक्स कॉस्ट 95, तो प्रॉफिट अपने आप आपका समझ लो 5 लाख में से 3 लाख गए, 2 लाख, तो जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये प्रॉफिट हो रहा था आपको। और डिस्काउंट रेट क्या आ रही थी आपकी? 10%। वही है। अब लॉजिक समझो, ये रेवेन्यू, अच्छा ये 4 साल की जगह 5 साल का लेना है, 5 साल का होता है 3.69, क्योंकि 5 साल लाइफ है ना। अब सिर्फ एक ही सेंसिटिविटी पूछी है इसने, सारी नहीं पूछी है। रेवेन्यू को आपने कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट को कर लिया, कंट्रीब्यूशन को कर लिया, फिक्स कॉस्ट को कर लिया, तो कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट घटा देंगे, यानी ये आपका एनपीवी है प्रोजेक्ट का। एनपीवी नहीं, सॉरी, दिस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो आपका हो गया पीवीज ऑफ कैश इनफ्लोज। सो एनपीवी कितना हो गया आपका? दिस, इसको नेगेटिव हटा के 0 ही कर दो, यूं कर दो, प्लस कर दो, एक ही बात है। दिस पीवीज ऑफ कैश फ्लो, ये हो गया, ये मेरा एनपीवी है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये एनपीवी तो आपने निकाल लिया। अब आप इतना एनपीवी खो सकते हो, और उसके लिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन यहां से कम करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कम करना पड़ेगा, मैंने सिखाया था जब यूनिट की बात करें तो आप क्या बोलोगे? सेल्स यूनिट सेंसिटिव है, तो यूनिट जब भी सेंसिटिव है तो एनपीवी में सेल्स यूनिट अगर सेंसिटिव हैं तो आप एनपीवी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कर दीजिए।
इंटू 100। तो कितना एनपीवी? दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, यानी 18.63% तक। दिस मीन्स, इट मीन्स if sales unit falls by 18.62%, NPV still not negative, more than 18.62%, NPV will be negative. So fall in sales unit is equals to 50,000 इंटू 18.62%। $9,310। अरे कुछ मिस्टेक हो गई है, लेट मी चेक। मिस्टेक समझ में आ गई है, 275 का इन्वेस्टमेंट है, 2.5 का नहीं है। समझ गए? ये मिस्टेक हो गई, बट कोई बात नहीं, ऑटो आएंगे ये सब तक। ये 15.3 हो जाएगा, $15.24 कर देते हैं। मोर देन 15 पॉइंट, समझ गए? वो मैंने गलत लिया था, 2.5 लाख लिया था 275 की जगह। $15.24, 7620 यूनिट तक भी अगर गिर गए तो आपको टेंशन नहीं करनी है। अब बोलोगे सर 7620 तो आ रही ना, वो अप्रोक्सीमेशन के कारण से। इसका 6465 आ रहा होगा आंसर। एक मिनट, फिर भी कोई गलती और भी हो सकती है, रुको जरा यार। लेट मी चेक द मिस्टेक। मैंने 3.69 ले लिया था गलती से, सॉरी सॉरी सॉरी। दो गलती हो गई, मैंने 7.9 की जगह 6.9 लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब फिर चेंज होगा आंसर, रुको। अब एनपीवी आपका 1/22,950 आ गया। ये तो मैंने ठीक लिखा है, तो 16.22% हो गया। तीसरी बार करेक्शन हो रहा है, सॉरी भाई, चौथी बार नहीं हो जाए कहीं। 16.22%। $50,000 इंटू 16.22%। अब सही आ जाना भाई,
8110 यूनिट, बिल्कुल अब सही है वो अप्रोक्सीमेशन 8115 और 8110। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब तो 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। When using the expected value criteria, जब आप ईवी यूज करते हो तो आप अज्यूम करते हो क्या? मिनिमाइज रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। अब याद करो ईवी में क्या कर रहे थे अपन? मैक्सिमाइज रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, मिनिमाइज रिस्क इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिटर्न। एक बार एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया में तो ईवी जो आप ले रहे थे, मैक्सिमाइज रिटर्न इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क। देखो जरा एक्सप्लेनेशन देगा आपको ये क्या दिया कि नहीं दिया? अरे यार हाँ दिया ना। डी, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया जो होता है वो रिस्क के इररेस्पेक्टिव होता है, बिल्कुल सही। एक्सपेक्टेड वैल्यू में रिस्क कहां होती है? वो तो अपन स्टैंडर्ड डेविएशन लाते हैं तब जाके रिस्क आती है। सो मैक्सिमाइज रिटर्न इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Sensitivity analysis assess how responsive the project NPV is to change in the variables used to calculate that। बिल्कुल सही है। When calculating the sensitivity of each variable, the lower percentage, the less sensitive is the NPV। बिल्कुल, जितना कम आएगा उतना सेंसिटिव कम होगा। Management should review critical variable to assess whether or not there is a strong possibility of event occurring which will lead to a negative NPV। अरे यार ऑप्शन ही सीधा दे दिया इसने तो। देखो 9th का सी था आंसर, बी, क्योंकि सेकंड पढ़ते समय आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। क्योंकि when calculating the sensitivity of each variable, the lower the percentage, the more sensitive is the NPV of the project। more, not less। ये मैंने सेकंड पॉइंट पढ़ा तो मेरे को लग गया थर्ड और फोर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड पे क्यों जा रहा हूं मैं? ठीक है ना। चलें आगे, कितने दो और बचे हैं, है ना। दो क्वेश्चन और बचे हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। अ डिस्टिंक्शन, फिर भी कर रहा हूं, जितना कम होता है उतना ही रिस्क। द लोअर, मैं थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते पढ़ते मेरे को याद आ गया, सेकंड पॉइंट में आंसर आ गया। व्हेन कैलकुलेटिंग द लोअर द परसेंटेज, जितना कम होगा द लेस सेंसिटिव इज द, लेस सेंसिटिव नहीं होगा, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। अगला, अ डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन द टर्म रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, रिस्क कैन बी अप्लाइड टू अ सिचुएशन वेयर देयर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम, बिल्कुल। And on the basis of past relevant experience, probability can be assigned to the various outcome that could prevail। बिल्कुल, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनसर्टेनिटी के बारे में क्या बोल रहा है? Uncertainty can be applied where there are several possible outcome but there is a little past relevant, बिल्कुल, to enable the probability of the possible outcome to be predicted। बिल्कुल, जहां प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। आंसर ए, ट्रू, बिल्कुल सही। The higher risk of a project can be recognized by decreasing
हायर रिस्क किसी प्रोजेक्ट की आप रिकग्नाइज कर सकते हो डिक्रीज करके। देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करके रिस्क बढ़ती नहीं है, रिस्क कम नहीं होती है। सुनो, करके लैंग्वेज समझो कि अगर क्या मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को डिक्रीज कर दूंगा तो प्रोजेक्ट रिस्की हो जाएगा? नहीं। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रोजेक्ट तो कम रिस्की हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं। एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, अगर आपके फ्यूचर कैश इनफ्लो को आप डिक्रीज करोगे तो आपके प्रोजेक्ट में रिस्क आएगी? बिल्कुल आएगी। आंसर बी। और सुन लो, आईआरआर का इससे कोई मतलब ही नहीं होता। आईआरआर तो अपन को एग्जिट रेट निकालता है। फिर ये वाला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप अगर डिक्रीज करोगे तो एनपीवी अच्छा आएगा, तो रिस्क कम हो जाएगी। तो आंसर तो बी था इसका। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6। नाउ चैप्टर 2 चैप्टर 6 का एक टेस्ट होगा आप लोगों का। टेस्ट डेट आई विल अनाउंस वेरी सून। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।